हेलो फ्रेंड्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हम कर रहे हैं अपना क्लास 11th का चैप्टर है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, जिसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है। जिसने भी नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करें। ये पार्ट 2 है और फिर इसके बाद एक पार्ट 3 भी आएगा, तो 3 पार्ट्स में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने पार्ट 1 में जो किया था वो टोटल 6 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने ये देखा व्यवस्थीकरण क्या होता है। तो व्यवस्थीकरण का मतलब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ दोबारा से कि आंकड़ों को इस तरीके से वर्गों में विभाजित करना ताकि कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से समझ पाए, तो वो होता है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। मतलब अच्छे से उसको प्रेजेंट करना, ऑर्गेनाइज करना, डिवाइड करना आंकड़ों को, ठीक है, उनकी विशेषता के आधार पर। तो हमने ये देखा था कि वर्गीकरण क्यों करते हैं, एक अच्छा वर्गीकरण कौन सा होता है और वर्गीकरण किस किस आधार पर किया जाता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। अब चलिए हम पार्ट 2 देखते हैं। पहले कुछ डेफिनेशंस हैं इसमें। सबसे पहले चर किसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब समझते हो, जो ऐसी चीज़ जिसको डिजिट में, संख्या में मापा जा सके, वो क्या कहलाती है, चर कहलाती है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आप सभी की इनकम कितनी है, तो वो संख्या में होगी, वो एक वेरिएबल है, वो एक चर है, ठीक है। और अगर हम ये देखते हैं कि सभी का वेट कितना है, तो वो एक वेरिएबल है, वो एक चर है। या फिर अगर हम ये कहें कि ये कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो अब ये बहुत अच्छे क्या है, इसको आप संख्या में नहीं दिखा सकते, वो चर नहीं है। तो बात समझ में आई है। किसी तथ्य की वह विशेषता या प्रक्रिया जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है। जब हम किसी भी चीज़ को संख्या में माप सकते हैं तो वो चर होती है। जैसे एग्जाम्पल भी बता दिया, 11th कक्षा के विद्यार्थियों का अगर हम वजन को मेज़र करेंगे तो वजन क्या होगा, चर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वजन किस में होगा, डिजिट में होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, चर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए भाई, जो चर होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है विविक्त या खंडित चर जिसको बोलते हैं, दूसरा हम देखेंगे अविविक्त वाला। तो पहले हम नंबर 1 देखते हैं, विविक्त चर क्या होते हैं। विविक्त चर वे चर हैं जिनके मूल्य एकाएक या पूर्णांकों के रूप में बढ़ जाते हैं, अर्थात जो एक निश्चित मात्रा में होते हैं, भिन्नात्मक नहीं होते। समझें ध्यान से, कोई भी संख्या है वो पूरी कंप्लीट है, जैसे नंबर 5 है, नंबर 7 है, तो इस तरीके से। तो ये क्या है, ये ऐसे पूर्णांक हैं, ऐसी डिजिट है जो पूरी पूरी है, ठीक है। और ये पूरी पूरी डिजिट बढ़ती है, जैसे 5 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 12 हो गया, ठीक है, 12 के बाद 16 हो गया। तो ये क्या है, पूरे पूरे नंबर बढ़ रहे हैं, एक निश्चित मात्रा, एक फिक्स्ड जो भी इनकी जो मेज़रमेंट है वो है। ये भिन्नात्मक नहीं होते। भिन्नात्मक मतलब इस तरीके से P/Q की फॉर्म में नहीं होते, जैसे 5/2 इस तरीके से ये नहीं होते, या पॉइंट में भी नहीं होते। तो उदाहरण के लिए बताया, 11th कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या जैसे 1 2 3 10 15 ये पूरे पूरे नंबर हैं, या 20 ये हो सकती है, बट 11/4 1/2 ये नहीं हो सकती। तो उसको बोला जाता है विविक्त चर या खंडित चर। दूसरा आ जाता है अब आपका सतत या अखंडित चर। देखिए, सतत का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब जो लगातार नंबर बढ़ते हैं उनको बोला जाता है सतत चर या अखंडित चर। तो देखिए, सतत चर वे चर हैं जो निरंतर बढ़ते हैं या भिन्नात्मक होते हैं, मतलब लगातार बढ़ते भी रहते हैं और P/Q की फॉर्म में भी होते हैं। लगातार कैसे बढ़ते रहते हैं भाई, जैसे 5 है, 5 के बाद 5.1 आ गया, 5.2 ऐसे लगातार बढ़ रहे हैं। या फिर P/Q की फॉर्म में भी हो सकते हैं, 3/7 4/5 इस तरीके से भी हो सकते हैं। या फिर ये ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे 10 से 15, फिर 15 से 20 लगातार बढ़ गया, 15 20 या फिर 20 से 25 इस तरीके से। तो यहाँ पे बताया कि जो लगातार बढ़ते हैं, भिन्नात्मक भी हो सकते हैं, इनका निश्चित सीमाओं के अंतर्गत
कोई भी मूल्य हो सकता है। इनके मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच कोई निश्चित अंतर भी नहीं होता। भाई 5 है, 5.1 आ गया यहाँ पर, ठीक है, मतलब कोई ऐसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे बता दिया विद्यार्थियों की ऊंचाई एक की है 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, इस तरीके से हो सकती है, या ये 10 से 15, 15 से 20 ऐसे भी हो सकते हैं, या ये 3/7 ऐसे P/Q की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि विविक्त या खंडित चर क्या होते हैं और दूसरे थे अखंडित चर। तो खंडित चर कौन से थे? जो लगातार नहीं बढ़ते, मतलब कहने का मतलब है जो पूरे पूरे वैल्यू में बढ़ते हैं, और अखंडित चर जो लगातार बढ़ते हैं, यानी कि वो पॉइंट में भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है आपका शुद्ध आंकड़े क्या होते हैं। देखिए भाई, शुद्ध आंकड़े, अब आप कहेंगे आंकड़े या शुद्ध आंकड़े एक ही बात है, नहीं। शुद्ध आंकड़ों का मतलब होता है कि जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जो आंकड़े हैं जब हम इकट्ठे करते हैं तो सबसे पहले वो अव्यवस्थित रूप में होते हैं, डाटा जो होता है वो मिक्स्ड होता है। उसके बाद हमें उनको क्या करना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है, अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो जब कोई भी डाटा अव्यवस्थित रूप में होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, मिक्स्ड होता है पूरा, तो वो कौन सा डाटा होता है? शुद्ध आंकड़े कहलाते हैं वो, ठीक है। कि जैसा हमने इकट्ठा किया अभी वो उसी फॉर्म में है, उनको कोई चेंज उसके अंदर नहीं किया गया, तो वो हो गए शुद्ध आंकड़े। तो देखिए, शुद्ध आंकड़े वे आंकड़े हैं जिन्हें एक अनुसंधानकर्ता, यानी कि अनुसंधानकर्ता वो है जो डाटा कलेक्ट करता है, अपने अनुसंधान के दौरान, मतलब अपने उद्देश्य के जो भी उसका होगा उसके दौरान जब वो संकलित करता है तो वो क्या होते हैं? अव्यवस्थित रूप में होते हैं। अनुसंधानकर्ता को इन्हें बाद में व्यवस्थित करना पड़ता है। तो जब हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं और वो जिस फॉर्म में होता है, यानी कि जो अव्यवस्थित फॉर्म में होता है, तो अव्यवस्थित फॉर्म को ही क्या बोला गया है? शुद्ध आंकड़े कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आता है आपका, श्रृंखलाएं क्या होती हैं। देखिए, श्रृंखला को आप इंग्लिश में समझते हैं सीरीज़ जिसको बोलते हैं। जैसे भाई हम क्या कर सकते हैं, एक क्लास में हम सीरीज़ हमने बना दी, रोल नंबर 1 के मार्क्स इतने हैं, 2 के इतने हैं, 3 के इतने हैं, 4 के इतने हैं, 5 के, तो ये क्या बन गई? एक श्रृंखला बन गई, एक सीरीज़ बन गई, ठीक है। अब देखिए, श्रृंखलाओं से अभिप्राय क्या है? उन आंकड़ों से होता है जिन्हें किसी क्रम तथा विशेषता के आधार पर प्रस्तुत करते। तो सीरीज़ का मतलब क्या है? एक ऑर्डर में हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, रोल नंबर 1 के मार्क्स इतने हैं, 2 के इतने हैं, 3 के इतने हैं, या हम उनको नेम के अकॉर्डिंग, भाई इस बच्चे के टोटल इतने मार्क्स हैं, इस बच्चे के टोटल इतने मार्क्स हैं, ऐसे भी हम उनको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मदों को भिन्न भिन्न वर्गों में एक विशेष क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? श्रृंखला कहलाता है। समझ में आया? जब आंकड़ों को हम अलग अलग वर्गों में, अलग अलग कॉलम्स में, उनके ऑर्डर में, एक अच्छे प्रॉपरली ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। भाई हमने एक कॉलम बना दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया रोल नंबर, और यहाँ पे हमने लिख दिया बच्चों के जो भी अंक आए हैं, तो ये क्या बन गए? वर्ग बन गए। अब रोल नंबर 1 के मार्क्स कितने हैं? भाई इतने हैं, 2 के इतने हैं, 3 के इतने हैं, 4 के इतने हैं, 5 के इतने हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया? अलग अलग वर्गों में एक ऑर्डर में उनकी जो डाटा है उसको क्या किया? व्यवस्थित कर दिया। तो ये क्या कहलाएगी? एक श्रृंखला कहलाएगी। शुद्ध आंकड़ों का वर्गीकरण श्रृंखलाओं के रूप में किया जाता है। अब जब शुद्ध आंकड़े अभी जो हमने पढ़े थे कि वो अव्यवस्थित रूप में होते थे, है ना, तो उन अव्यवस्थित आंकड़ों को हम वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? अब श्रृंखला के रूप में कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल भी बता रखा है, देखिए 11th कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा सांख्यिकी मतलब इकोनॉमिक्स में प्राप्त अंकों को उनके रोल नंबर के अनुसार हम दिखा सकते हैं, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में भी दिखा सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। भाई या तो हमने दिखाया रोल नंबर 1 के इतने मार्क्स थे, 2 के इतने, ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं सबसे पहले हाईएस्ट जो नंबर थे 100 में से 89 वाला बच्चा था,
फिर 87 वाला बच्चा था, ठीक है, फिर उसके बाद था 72 वाला। तो इस तरीके से हम इनको बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में भी हम दिखा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या बोला जाता है, एक श्रृंखला कहा जाता है, यानी कि सीरीज़ कहा जाता है, ठीक है। अब ये छोटी छोटी डेफिनेशन है यहाँ पे, एक चर क्या होता है, द्विचर क्या होता है और बहुचर क्या होता है। ये तीनों डेफिनेशन बहुत इजी हैं। एक चर, चर मतलब वेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल दिखाया जाता है, जैसे हमने सिर्फ लोगों की आय दिखा दी तो वो हो गया एक चर। द्विचर जिसमें दो वेरिएबल दिखाए जा सकते हैं, जैसे आय और साथ में लोगों का हमने व्यय भी दिखा दिया। बहुचर जिसमें दो से ज़्यादा, तीन या तीन से ज़्यादा चरों को दिखाया जाता है, आय दिखा दी, व्यय दिखा दिया, साथ में इन्वेस्टमेंट निवेश भी दिखा दिया, तो वो हो जाएगा बहुचर। तो यही डेफिनेशन है इनकी कि यदि आंकड़े किसी एक चर से संबंधित होंगे तो उसे एक चर बोलेंगे। जैसे एक फैमिली थी, उसकी हमने सिर्फ आय दिखा दी, ठीक है। यदि आंकड़ों का संबंध किससे हो, दो चरों से हो, दो हमें दिखाने हैं, तो उसको द्विचर कहते हैं। जैसे हमने कोई एक परिवार था, उसकी आय को भी दिखा दिया और साथ में उसके व्यय को भी दिखा दिया। फिर आता है बहुचर, यदि आंकड़े बहुत से चरों से संबंधित होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बहुचर। जैसे देखो, हमने ये देखा कि आय कितनी है, किसकी, एक फैमिली की, परिवार कितनी है, वो व्यय कितना है, शिक्षा, शिक्षित लोग कितने हैं इस फैमिली में, किन किन लोगों की क्या क्या आयु है, लिंग मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो इस तरीके से हमने कई सारी चीज़ों को दिखाया इसमें, तो वो कौन सा हो गया, आपका बहुचर कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारी तीन डेफिनेशन थी, एक चर, द्विचर और बहुचर। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, तो ये नेम से ही आपको पता चल जाएगा क्या है। ओके, चलिए अब हम अपना देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको क्लियर हो गई होंगी तीनों डेफिनेशन। नेक्स्ट जो अब आपका क्वेश्चन है वो है, विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय श्रृंखलाओं की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इम्पॉर्टेंट सिर्फ थ्योरी के बेस से नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि अगर आपको इन श्रृंखलाओं की नॉलेज होगी तो आपको न्यूमेरिकल करते टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में कि ये कौन सी सीरीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है। तो ये कह रहा है कि अलग अलग प्रकार की कुछ सांख्यिकी श्रृंखलाएं होती हैं, वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सांख्यिकी श्रृंखलाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली है व्यक्तिगत श्रृंखला, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, और दूसरी होती है आवृत्ति वितरण श्रृंखला, जिसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। अब ये भी आपकी टू टाइप्स की है। तो चलिए पहले हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। व्यक्तिगत श्रृंखला क्या होती है। देखिए, जो व्यक्तिगत श्रृंखला होती है, व्यक्तिगत का मतलब होता है इंडिविजुअल सीरीज़, यानी कि यहाँ पर हर व्यक्ति का अलग अलग डेटा प्रेजेंट किया जाता है, तो उसको बोला जाता है व्यक्तिगत श्रृंखला। जैसे क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों के अगर हमें मार्क्स शो करने हैं कि कितने कितने मार्क्स हैं, तो 30 बच्चों के मार्क्स को अलग अलग शो किया जाएगा। जैसे रोल नंबर 1 के कितने हैं, 2 के कितने हैं, 3 के, ऐसे हम रोल नंबर वाइज दिखा सकते हैं या तो, ठीक है। तो हमने 30 के 30 बच्चों के अलग अलग मार्क्स दिखाए, या फिर मार्क्स को उनके असेंडिंग ऑर्डर में दिखा सकते हैं, लेकिन दिखाएंगे 30 के 30 बच्चों को। किसी के जैसे सपोज़ करो 10 है, कितने में से 20 मार्क्स का कोई यूटी हुआ था, किसी के 12 है, किसी के 15 है, किसी के फिर 10 है। तो इस तरीके से अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो 10 यहाँ पे हम 2 टाइम्स लिख लेंगे। तो इस तरीके से चाहे वो 2 बार आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 बच्चों के मार्क्स को अलग अलग ही शो किया जाएगा। उसी को बोला जाता है व्यक्तिगत श्रृंखला। तो देखिए, व्यक्तिगत श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक इकाई का मतलब, प्रत्येक इकाई मतलब हर बच्चे का अलग अलग माप प्रकट किया जाता है, यानी कि अलग अलग हम बच्चे के मार्क्स क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। इस श्रृंखला में मदों का कोई वर्ग नहीं होता और ना ही मदों की कोई आवृत्ति होती है। तो ये लाइन देखिए, अभी क्या समझेंगे इसका मतलब,
वर्ग नहीं होता भी आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो आपको इस लाइन का और अच्छे से क्लियर होगा, मतलब कि इस श्रृंखला में मदों का कोई वर्ग नहीं होता, ऐसा नहीं होगा इसमें भाई। जैसे हमने यहाँ पे ये लिख लिया कि 0 से लेके 5 नंबर तक, क्योंकि यूटी हुआ था 20 मार्क्स का, हमने ये देखा 0 से लेके 5 मार्क्स तक कितने बच्चों के नंबर हैं, फिर 5 से 10 के बीच में, 10 से 15 के बीच में, 15 से 20, तो हमने ये वर्ग बना दिए। अब 0 से 5 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, किसी का 1 भी हो सकता है, किसी का 4 भी हो सकता है, किसी का 0 भी हो सकता है, बट 5 जिसका होगा उसको यहाँ ऐड नहीं करेंगे, उसको हम इधर ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसा देखा कि ये 6 बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर 0 से लेके 4 तक थे। तो इस तरीके का ये इंडिविजुअल में नहीं होता है, बात समझ में आई है। ये हो गया वर्ग, और इस वर्ग की ये होती है फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में बोला जाता है आवृत्ति, कि 0 से लेके 4 नंबर तक कितने बच्चों के मार्क्स थे, 6 क्या हो गई, इसकी आवृत्ति हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये कह रहा है कि इंडिविजुअल सीरीज में ऐसा वर्ग या ऐसी कोई आवृत्ति नहीं होती। तो यही मतलब है इसका, ना कोई वर्ग होता है, ना ही कोई उनकी आवृत्ति होती है, ठीक है। अब बताया कि 11वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा इकोनॉमिक्स में जो भी मार्क्स आए हैं उनको अलग अलग रूप से ही प्रस्तुत किया जाएगा, तो उसको बोला गया व्यक्तिगत श्रृंखला। तो अलग अलग रूप से कैसे, मैंने आपको बताया, या रोल नंबर वाइज कर सकते हैं, या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो बता भी रखा है कि इस श्रृंखला को, कौन सी श्रृंखला, व्यक्तिगत श्रृंखला को 2 तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला क्रमानुसार, क्रमानुसार मतलब कोई एक ऑर्डर में, रोल नंबर वाइज। व्यक्तिगत श्रृंखला को प्रस्तुत करने की एक विधि यह है कि उनको किसी क्रम के अनुसार, जैसे बता रखा है कि उनके रोल नंबर के अनुसार, या हॉस्टल में रहने वालों के अनुसार, या उनके कमरों के नंबर के अनुसार, कैसे भी मतलब हम उनको दिखा सकते हैं एक ऑर्डर में। और दूसरा तरीका वही है, आंकड़ों को आरोही या अवरोही, मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी उनके मार्क्स को शो किया जा सकता है। तो आप क्लियर समझ गए होंगे कि जो व्यक्तिगत श्रृंखला है ऐसी श्रृंखला है जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स होंगे तो सबकी मेजरमेंट को अलग अलग ही प्रेजेंट किया जाएगा। अब वो कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, या क्रमानुसार ऑर्डर वाइज, या फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। दूसरी श्रृंखला कौन सी आती है, आवृत्ति वितरण श्रृंखला। आवृत्ति वितरण श्रृंखला भी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कितने टाइप्स की बता रखी थी, 2 टाइप्स की होती है ये। पहली है विविक्त या खंडित श्रृंखला, दूसरी है आवृत्ति वितरण या अखंडित श्रृंखला। देखिए, अगर आपने मेरा पार्ट 1 देखा होगा तो वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि खंडित श्रृंखला क्या होती है और अखंडित श्रृंखला। थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। खंडित श्रृंखला उसको बोलते थे जब कोई भी वैल्यू कंप्लीटली बढ़ती है, जैसे 5 है, 5 के बाद वो नंबर 7 हो गया, 7 के बाद बढ़ के 10 हो गया, पूरे नंबर बढ़ते हैं, मीन्स पॉइंट में नहीं बढ़ते, तो उसको बोला जाता था खंडित श्रृंखला। अखंडित श्रृंखला वो होती है जो लगातार बढ़ती है, जैसे 5 के बाद 5.1 भी हो सकता है, 5.5 भी हो सकता है, या वो नंबर 7/3 भी हो सकता है, या वो ऐसे भी हो सकता है 4/5, या फिर 10 से 15 या 15 से 20, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो वो होता था अखंडित श्रृंखला। बट खंडित में जो नंबर्स है वो कम्प्लीटली बढ़ते हैं, ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में भी नहीं बढ़ते, और इस तरीके से सीमा, वर्ग सीमा बोलते हैं, इसमें भी नहीं बढ़ते थे। तो ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। तो वही यहाँ पर है, आवृत्ति वितरण श्रृंखला 2 टाइप्स की है, विविक्त या खंडित श्रृंखला। तो देखिए, विविक्त या खंडित श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्येक मद का निश्चित माप स्पष्ट हो जाता है। देखिए, कहने का मतलब है, ध्यान से समझना। अभी हमने देखा व्यक्तिगत श्रृंखला क्या थी, छोटा सा पहले हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। व्यक्तिगत श्रृंखला वो मैं छोटा सा ले लेती हूँ, जैसे क्लास में 10 बच्चे हैं, तो अगर हम व्यक्तिगत श्रृंखला की बात करें तो व्यक्तिगत श्रृंखला में हम मार्क्स कुछ ऐसे दिखाएंगे। रोल, यहाँ पे मैंने लिखा रोल नंबर,
और यहाँ पे मैंने लिखा उन बच्चों के, एक काम करते हैं इसको यहाँ दिखाते हैं, मैंने यहाँ लिखा रोल नंबर और दूसरे नंबर पे यहाँ हमने लिखा मार्क्स। ठीक है, 20 मार्क्स का कोई यूनिट टेस्ट हुआ था और क्लास में 10 बच्चे हैं, तो ये 10 बच्चे थे, तो ये रोल नंबर वाइज हमने उनके मार्क्स को अब शो करना है। ठीक है, कैसे भाई, एक के 10 में से आए हैं 15, किसी के 14, 12, किसी के 15, किसी के 16 हैं, 17 हैं, किसी के 16 हैं, 18 हैं, किसी के 17 हैं और किसी के 19 हैं। तो हमने जब हर बच्चे का अलग अलग माप को दिखाया तो वो कौन सी श्रृंखला थी? व्यक्तिगत श्रृंखला। बट अब हम कर रहे हैं आवृत्ति वितरण श्रृंखला, यानी कि जिसका फर्स्ट पार्ट है विविक्त या खंडित श्रृंखला। तो जब हम ये खंडित श्रृंखला बनाएंगे तो उसको हम ऐसे प्रेजेंट नहीं करेंगे। कैसे प्रेजेंट करेंगे वो देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स और यहाँ लिखेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हो? आवृत्ति जिसको बोलते हैं। अब आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति का मतलब होता है कोई नंबर है, कोई एक नंबर कितने टाइम्स रिपीट हुआ है वो उसकी आवृत्ति होगी। जैसे सपोज करो आप लूडो खेलते हैं, ठीक है, आपने लूडो खेलते टाइम डाइस थ्रो किया तो आपका जो 6 का अंक था ना वो 3 बार आया, 6 का अंक 3 बार आया, तो 6 की जो आवृत्ति है वो क्या हो गई? 3, क्योंकि 3 बार रिपीट हुआ है तो ये आवृत्ति क्या हो गई? 3 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा था इस क्वेश्चन में कि इस वाली सीरीज़ में खंडित श्रृंखला वो होती है जिसमें कैसे करते हैं हम, जैसे ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो मार्क्स है वो कितने हैं? 12 है। ठीक है, और 12 जो मार्क्स हैं वो कितने टाइम्स आए हैं? ओनली 1 टाइम ही आया है। 12 के बाद अब आप देख रहे हैं मार्क्स है 14, 14 भी कितनी बार आया है? ओनली 1 टाइम आया है, तो हमने ये भी लिख दिया। 14 के बाद 15 कितनी बार है? 1, 2, तो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है ना, तो 15 की जो आवृत्ति है वो 2 हो गई है। ठीक है, 16 नंबर 1, 2 टाइम्स है तो 16 की आवृत्ति 2 हो गई। 17 नंबर कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो 17 की आवृत्ति 2 हो गई। 18 की आवृत्ति 1 है, 19 की आवृत्ति 1 है। तो अब आप ये वाला जो है ये आवृत्ति ये कितनी होनी चाहिए? टोटल 10, क्योंकि 10 बच्चों के मार्क्स है। तो देखो 1, 2, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 9 10, तो ये हो गया 10। तो अब आप यहाँ पे समझे होंगे कि यहाँ पर यही लाइन लिखी थी कि आंकड़ों को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्येक मद का, भाई 12 जो मार्क्स थे ये आइटम्स थी, इन मदों का निश्चित माप स्पष्ट हो रहा है कि 12 मार्क्स क्लास में एक बच्चे के हैं बस, 14 मार्क्स क्लास में एक बच्चे के हैं, 15 मार्क्स क्लास में 2 बच्चों के हैं। तो इस तरीके से हर मद का एक निश्चित माप क्या हो रहा है यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है। हम एग्जैक्टली बता सकते हैं क्लास में कि 13 नंबर किसी भी बच्चे का आया ही नहीं है, है ना, 15 नंबर 2 के आए हैं, 16 नंबर 2 के, इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो ये थी आपकी विविक्त या खंडित श्रृंखला। दूसरी होती है आवृत्ति वितरण, या जिसको अखंडित श्रृंखला या वर्गांतर श्रृंखला भी कहते हैं। अब वर्गांतर श्रृंखला क्या होती है? ये होती है आवृत्ति वितरण या सतत श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें इकाइयों का निश्चित माप संभव नहीं होता, इसलिए उन्हें कुछ सीमाओं में प्रकट किया जाता है। जैसे अब सीमाओं में कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक वर्ग बना लेंगे। 20 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था तो हमने एक वर्ग बना लिए। हम ये देख लेंगे कि 0 से 5 तक नंबर क्लास में कितने बच्चों के हैं, 5 से 10 के बीच में, 10 से 15, 15 से 20, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे इसकी लिख दी फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इसी को समझते हैं, थोड़ा से इनके मार्क्स को मैं चेंज करके लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, किसी के मार्क्स 4 थे, किसी के 2 थे, किसी के 0, 5, 9, 3, 14, 18, 20, 13, ठीक है। ये मैंने 10 बच्चे थे क्लास में, 10 बच्चों के मार्क्स को लिखा। अब इन 10 बच्चों के जो मार्क्स को ये अलग अलग प्रेजेंट किया, ये तो व्यक्तिगत है, बट हमें कौन सी बनानी है, अखंडित श्रृंखला। तो अखंडित श्रृंखला वह होती है
जिसमें हम कुछ ऐसे वर्ग बना लेते हैं। तो वर्ग कैसे बनाएंगे? हमने देखा 0 से 5 के बीच में कितने बच्चों के नंबर हैं। अब ये 5 यहाँ नहीं इंक्लूड होता, ये 5 नेक्स्ट वाले इंटरवल में इंक्लूड होगा। यहाँ सिर्फ हम ऐड करेंगे 0 से लेके 4 तक नंबर कितने बच्चों के हैं। तो देखो 0 से 4 तक 0 वाला भी लेंगे, 2 भी लेंगे, 4 भी, और 3 भी ले लेंगे। तो 1 2 3 4, तो टोटल हमें स्टूडेंट कितने मिल गए? 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 0 से लेके 5 के बीच में हैं या 0 से लेके 4 तक हैं। अब हम देखेंगे कि 5 से 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर हैं, या 5 से लेके 9 तक, क्योंकि 10 इसमें ऐड होगा। तो 5 से 9 तक के ऐड करो नंबर। 1, ये 2, तो यही है 2, तो यहाँ लिख दिया। 10 से 15 में कौन कौन आ जाएगा? 10 से 15 में 13 आ जाएगा, और ये 14 भी आ जाएगा, तो ये हो गए। और 15 से 20 में ये 18 आ जाएगा, और ये लास्ट यहाँ इंटरवल 20 ख़त्म है, तो ये 20 ले लेंगे, तो ये 2 बच्चे हो गए। अब ये देखो ये टोटल कितना आना चाहिए? 10 आ रहा है, क्योंकि ये 10 स्टूडेंट थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जिसमें इकाइयों का ये ऐसी श्रृंखला है जिसमें इकाइयों का निश्चित माप संभव नहीं हो रहा। अब हमें यहाँ पे ये तो पता चल रहा है कि 0 से लेके 4 नंबर तक जो मार्क्स हैं वो 4 स्टूडेंट के हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि किस बच्चे का कितने मार्क्स हैं। किसी के 0 भी हो सकते हैं, या चारों के ही 0 हो सकते हैं, या किसी के 4, किसी के 3, यहाँ पे ये बात है। लेकिन व्यक्तिगत में सभी का एग्जैक्टली हमें पता चलता था, तो इसलिए यही लाइन है कि सभी का हमें क्लियरली माप संभव नहीं होता किसके कितने हैं। इसलिए बता रखा है कि उन्हें कुछ सीमाओं में प्रकट किया जाता है। ये सीमाएं होती हैं जिसको बोलते हैं ये निचली सीमा, और ये होती है ऊपरी सीमा। ठीक है, लोअर लेवल, अपर लेवल। तो इन्हीं सीमाओं को हम वर्गांतर भी कहते हैं। इन सीमाओं को 0 से 5 ये क्या है? एक वर्गांतर है। 5 से 10 ये क्या है? एक वर्गांतर है। तो आपको समझ में आया होगा। 3 हमने की हैं। पहले व्यक्तिगत जो हमने ये डिस्कस की थी, फिर थी आवृत्ति वितरण जो 2 टाइप्स की थी, जिसमें पहली थी खंडित, जिसमें ये हमें क्लियरली पता चल रहा है 12 नंबर क्लास में एक बच्चे का है, 13 किसी के है ही नहीं, 14 एक बच्चे का, ये थी। और ये वो थी अखंडित जिसमें एग्जैक्टली माप नहीं पता चल रहा। जैसे यहाँ तो पता चल रहा है कि 13 नंबर किसी भी बच्चे का नहीं है, बट यहाँ पे अगर 2 नंबर किसी भी बच्चे का अगर नहीं आया तो वो हम नहीं कह सकते, यहाँ पे देख के हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है। ठीक है भाई, तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें हमने श्रृंखलाओं को डिस्कस किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा आपको समझने में कि कौन सी श्रृंखला किस टाइप की होती है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है परिभाषाएं। ये हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो इसका ये पार्ट 1 और ये जो मैंने अभी करा है पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 3 में इस वाले हम चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।